हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर 1 जनवरी 2022 का पेपर को हम लोग देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग जो हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हम लोग 2022 का पेपर देखेंगे, इससे हम लोग 2022, 2023, 2021 तक का भी हम लोग देखेंगे। तो तभी तो हम लोगों को आइडिया आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट में जो है रिपीट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग 1-2 साल बैक का जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तो हम लोगों को अच्छे से आइडिया नहीं आएगा कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो जितना भी प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस ईयर का कराया जा रहा, तो आप लोग अच्छे से यदि देख के सारे प्रैक्टिस सेट को जाएंगे तो आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से लैंग्वेज यानी कि 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी में 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से रहता है और 15 क्वेश्चन आपका CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास से संबंधित रहता है। तो चलिए हम लोग मिल के जो है गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। सच्चा मित्र कौन है? जो सदाचारी और विश्वास पात्र हो, जो आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर रहे, दोषों को बतौने में भी हिचकिचाए नहीं और गुणों को बखान करते समय गर्व का अनुभव करे। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाए। तो इस तरह से सच्चा मित्र कौन है, तो सच्चा मित्र के बारे में बताया गया। इतना सारा जिसमें गुण है आपके मित्रों में, तो वही आपके लिए क्या है, वह सच्चा मित्र है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को बड़ा दुख समझे, मित्र को बुरा मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाए, मित्र के गुण प्रकट करे और उसके अवगुणों को अपने तक सीमित रखे, विपत्ति के समय जो 100 गुना स्नेह करे, लेन देन में शंका न रखे और अपनी शक्ति के अनुसार सदा हित करता रहे। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। धन रहने पर तो सभी मित्र बनाना चाहते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? धन रहने पर सभी मित्र बनाना चाहते हैं, पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कन्नी काटते हैं, पर सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है। यानी कि सच्चा मित्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का उसमें गुण होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है आपका, गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है? मित्रता, शत्रुता, पास पड़ोस, रिश्तेदार। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको भी आइडिया आ गया होगा कि संसार में जो है इस गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ी देन क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्या है, मित्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है किस कवि के बारे में अभी आप लोग जो है गद्यांश को पढ़े हैं, तो सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कालिदास। तो किसने बोला था? तो तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी भी सच्चे मित्र के बारे में इसमें बताए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका सच्चा मित्र कौन होगा? यानी कि सच्चा मित्र के बारे में कितना सारा गुणों का बखान किया गया अभी गद्यांश में, तो उन्हीं में से इस चारों ऑप्शन में से कोई होगा। तो चलिए सच्चा मित्र कौन होगा? जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो केवल खुशहाली में आपका, देखिए केवल लगा हुआ, इस तरह से ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। जो आपके गुणों का वर्णन करता रहे, सिर्फ जो आपका गुणों का वर्णन करे, वो क्या सच्चा मित्र कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जो सबके सामने आपकी गलती को बताए, आपका जो गलती है सभी के सामने में बता दे, वो सच्चा मित्र होगा। सच्चा मित्र वो होता है यदि आप गलती भी किए हैं तो वो आप मित्र तक ही वो सीमित रखे, वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए आपका क्या है लिखा हुआ, जो कठिन समय में, जो मतलब कि आपके काफ़ी मतलब कि परेशान है आप, उस समय में आप कि जो है विपत्ति के समय यदि आपका यदि साथ दे, तो वही तो सच्चा मित्र होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जो कठिन समय में आपका साथ दे, वही क्या कहलाएगा? सच्चा मित्र कहलाएगा। उसके बाद क्या है, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल कण के समान समझना, वाक्य का भाव क्या है? अपने बड़े से बड़े दुख को, मतलब जिसके मतलब कि कोई आपका मित्र है तो उसके पास यदि बड़े से बड़े दुख है तो उसको भी धूल कण के समान समझना,
वाक्य का क्या भाव है। जैसे पहला है, अपने दुख को मिट्टी के समान समझना, अपने दुख को छोटा सा समझना, बिल्कुल सही बात है। बड़े से बड़े दुख को धूल कण के समझना, मतलब कण के समान समझना, इसका अर्थ ये हो जाता, भाव हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अपने दुख को छोटे से छोटा समझना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है। तो गद्यांश में भी बताया गया था कि यदि आपका मित्र जो है गलत रास्ता पर जा रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है, तो मित्र होने के नाते आप उसको क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। पहला ऑप्शन है, सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाकर सुधरने के लिए कहेंगे। सभी के सामने मतलब उसे सुधरने के लिए कहेंगे कि यह काम गलत है, तुम ऐसे करो वैसे करो। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि आपका मित्र गलत रास्ता पर चल रहा है तो मित्र को जो है एकांत जगह पे ले आएंगे जहाँ कोई नहीं है, तब उनको जो है समझाएंगे कि मित्र ये रास्ता गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए, सही रास्ता पर चलना चाहिए। उसको एकांत जगह पर ला करके हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे एक सच्चे मित्र के नाते। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से भिन्न शब्द को आप लोगों को चुनना है। निम्न में से जो समूह से भिन्न शब्द है, इन 4 ऑप्शनों में से अलग कौन है, उसी को आप लोगों को क्या करना है, चुनना है। जैसे दुखी है, प्रसन्न है, विश्वसनीय है, शंका है। तो इनमें से जो है आप लोग बताएंगे कि अलग कौन है। तो इसमें जो है चौथा नंबर जो है आपका क्या, शंका। ये शंका जो है आपका विशेष शब्द है। बाद बाकी आपका दुखी, प्रसन्न और जो है आपका विश्वसनीय, ये सारे आपका जो है एक विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गया आपका शंका एक विशेष शब्द है। विशेष शब्द क्या होता है, वैसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, वो जो है विशेष शब्द कहलाता है। जैसे आप लोग विशेष शब्द में बोल सकते हैं कि राधा जो है सुंदर है, तो इसमें जो है यह एक प्रकार का राधा जो है यहाँ पे विशेष शब्द का काम कर रहा है। तो इसीलिए जो है, और विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, वो आपका विशेषण हो गया। लेकिन विशेष होता है वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, तो वह आपका विशेष शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे आपका शंका विशेष हो जाएगा। उसके बाद जो है मार्ग शब्द है, तो आपको बताना है कि मार्ग शब्द जो कैसा है, तत्सम है, तत्भव है, देशज है, उसके बाद आगत है। तो देशज मतलब क्या हुआ, जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ उसे देशज ही कहा जाता है। उसके बाद तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है कि जो संस्कृत के जो शब्द है और उसका हूबहू आप लोग जब हिंदी में उसका जो है सेम टू सेम प्रयोग करेंगे, वही आपका तत्सम शब्द कहलाता है। तो मतलब संस्कृत के जो मूल शब्द है उनका जो सेम रूप में आप लोग हिंदी में यदि उसका प्रयोग कर रहे हैं, वही आपका तत्सम कहलाता है। जैसे आप लोग सूर्य लिखते होंगे तो सूर्य संस्कृत और हिंदी में सेम ही लिखा जाता है। नयन हो गया इस तरह से। उसके बाद आपका वर्षा हो गया। तो ये जो है आपका सारे जो है तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत के मूल शब्दों का जब हम लोग हिंदी में करते हैं तो वो हो गया आपका तत्सम। और तत्भव हो गया क्या, तत्सम का जो बिगड़ा रूप होता है, तत्सम शब्दों का, ये सारे शब्दों का जो बिगड़ा रूप होता है उसे को हम लोग क्या तत्भव बोले जाते। जैसे कुब्ज का कुबड़ा हो जाता है, इसी तरह से अग्नि का आग हो जाता है। तो ये सारे जो आपका तत्भव शब्द के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगला क्या है, सीमित का विलोम शब्द आप लोगों को बताना। तो सारे आप लोग जानते ही होंगे कि सीमित का विलोम क्या होगा। तो असमान, असमान, असीमित, परिसीमित। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं कि सीमित का कौन सा होगा। तो हम तो मतलब कि हमें पता है, बट आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट पे ज़रूर बताएंगे कि सीमित का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर बता देते हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 128 लिखा गया है। तो 128 नंबर लिखा गया, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ से जो है आपका जो है दूसरा गद्यांश आपका जो शुरू होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं, अपने सभी प्राणियों को दुख और संतोषपूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। अन्य जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फरलांगों में फैले बंगले का निर्माण करता है, भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों न काटने पड़े।
भले ही इसके प्रकृति के अनंत जीव क्या लिखा हुआ, बेआसरा, यानी कि भले ही इसके प्रकृति के लिए अनंत जीव बेआसरा क्यों न होते हो, भले ही प्रकृति प्रदूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों की भांति पाँव पाँव नहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में ही जाएगा। उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ रहेंगी, कैसे रहेगी, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं। वह तो आज ही अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूली खर्ची की आदत के वशीभूत को प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पे गद्यांश में दिया गया। इससे रिलेटेड चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, उसे इससे अंतर नहीं पड़ता। इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, अंतर। तो यहाँ पे अंतर के बारे में आप लोगों को बताना है कि किस शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समानता है, फर्क है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो देखिए अंतर करना या फर्क करना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंतर का फर्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या विनाश का विलोम है, तो आपको बताना है कि विनाश का विलोम क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से असीमित वहाँ पे सीमित का पूछा गया था, उसी तरह से विनाश का। तो आप लोग सारे जानते ही होंगे कि विनाश का विलोम क्या होगा। तो आप लोग विनाश का हो जाएगा सृजन करना। कोई विनाश करता, नष्ट करता, कोई सृजन करता, उसको तैयार करता, बनाता, इसीलिए सृजन हो जाएगा। उसके बाद है पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा, वन्य जीवों पर पड़ेगा, पक्षियों पर पड़ेगा, मनुष्यों पर पड़ेगा। जब वनों की अधिक कटाई होगा तो उसका प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ेगा, वन्य जीवों पर भी पड़ेगा, पक्षियों पर भी पड़ेगा और मनुष्यों पर भी पड़ेगा, यानी कि इन सभी पे पड़ेगा जब पेड़ों की कटाई होगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा। जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको सुरक्षित रख सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला है संसाधनों का अपव्यय करना चाहिए, संसाधन का क्या बर्बाद करना चाहिए, ये गलत बात है। उसके बाद वर्तमान में जिस गति से संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं उसी गति से भविष्य में भी प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत बात। मान के चलिए अभी जिस रफ्तार में हम लोग संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उसी रफ्तार में यदि हम लोग करते रह जाए तो क्या कुछ भी बचेगा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये भी आपका गलत ही है। संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडारण करना होगा। और अगला हम लोग पढ़ते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही सटीक है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एक धरोहर के समान, मतलब कि जिस तरह से किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत दिनों के लिए रख लेते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो उसी तरह से धरोहर के रूप में संसाधनों का हम लोग क्या करना है, इकट्ठा करके, संरक्षण करके, उसे बचा करके रखना है, ताकि जो हमारे आने वाला पीढ़ी होगा वो इसका सदुपयोग कर सके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पाँव पाँव शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, विलोम शब्द है, रूढ़ शब्द है, तत्सम शब्द है। इन चारों में से कौन सा शब्द होगा पाँव पाँव। तो इससे पहले भी आपका धीरे धीरे आप लोगों को बताया गया कि कौन सा शब्द होगा, बार बार, आगे आगे, पीछे पीछे, इस तरह से आप लोगों को बताया गया था कि धीरे धीरे कौन सा शब्द होगा। उसी तरह से यहाँ पे पाँव पाँव है, तो ये सारे जो है पुनरुक्त शब्द है। जितना भी आप लोग एक मतलब कि सेम शब्द जब 2 बार रिपीट हो तो वो सारे जो आपके पुनरुक्त शब्द आ जाते, जैसे धीरे धीरे, तो इस तरह से बार बार, तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे और बताया भी गया था कि बार बार, धीरे धीरे, एक ही शब्द का जब 2 बार रिपीटेशन हो तो वह पुनरुक्त शब्द हो जाता है। कौन सा शब्द, पुनरुक्त शब्द। उसके बाद देखिए अगला क्या है, मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो है प्रवृत्ति क्या है। पहला ऑप्शन आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकता का ध्यान रखना, अन्य जीवों के साथ समरस रहना, वर्तमान के लिए साधन पाना। तो मनुष्यों की जो इस गद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति के बारे में उसका बताया गया कि उसका प्रवृत्ति किस प्रकार होता है, तो मनुष्य जो है आवश्यकता से अधिक जो है क्या करता है, साधनों का क्या करता है, दोहन करता है, उसको नष्ट करता है। मतलब कि जितना मान के चलिए उसको सोने के लिए तो 2 गज की ज़मीन चाहिए, उसमें भी आप लोग मतलब कि वह मनुष्य जीवन बिता सकता है। बट देखिए उतना बड़ा बंगला बनाता, उतना बड़ा
मतलब कि बंगला बनाता, फिर बंगले में बहुत सारे एकदम टेबल कुर्सी पलंग इस तरह से मतलब कि उसमें लगाते हैं। ज़मीन लेते हैं, उसके लिए जंगल को काटते हैं। तो इस तरह से मतलब आवश्यकता से भी अधिक मतलब कि वो साधनों को क्या करते हैं, दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं। इस तरह का प्रवृत्ति होता है मनुष्यों में। उसके बाद अगला है, इनमें से प्रकृति के अनुकूल क्या है। मतलब प्रकृति के हिसाब से बहुत ही अच्छा हो तो अनुकूलित हो, तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि उसके लिए प्रकृति के रूप में क्या अनुकूल है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, क्या यदि हम लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चालू कर दे तो इससे क्या वो प्रकृति के लिए अनुकूलित होगा, अनुकूलन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह, आवश्यकता से अधिक हम लोग यदि संग्रह करेंगे ये भी क्या होगा, ये भी उतना सही नहीं है। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग, यदि दुरुपयोग करेंगे तो क्या वो भी अनुकूल होगा, नहीं होगा। प्रकृति संसाधनों का संरक्षण करना, ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्रकृति के संसाधन है, पेड़ पौधा नदी पहाड़ झरना, इन सारे चीज़ों को हम लोग यदि संरक्षण करेंगे, जानवरों का पक्षी का, तो हमारा प्रकृति के क्या होगा, वह अनुकूल होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से फिर देखिए आपका क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया सारे क्वेश्चन। तो चलिए ये सारे हम लोग तो कर लिए हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई ये सारे हो गया है। मनुष्य की प्रवृत्ति भी हो चुका है। उसके बाद देखिए अनुकूल भी हो गया। तो यहाँ से आपका फिर शुरू हो रहा। तो देखिए इसमें क्या है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे। किसी भी चीज़ का हम लोग जब व्याख्या करते हैं उसे सूचनात्मक रूप में, तो वह क्या कहलाता है, विवरण, वृत्तांत, प्रतिपादन, वर्णन। तो आप लोग को भी पता चल ही गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो व्याख्यात्मक या सूचनात्मक रूप से हम लोग मतलब कि किसे कहेंगे, तो उसका जो है विवरण, यानी कि विवरण का ही एक तरह से दूसरा रूप आप लोग बोल सकते हैं व्याख्यात्मक। किसी भी चीज़ का व्याख्या करना या सूचनात्मक रूप से व्याख्या करना, तो वो आपका विवरण के अंतर्गत आ जाएगा, उसे आप लोग विवरण बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृति हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे। तो आपको बताना है कि लेखन की योग्यता में कमी मतलब लिखने में किसी भी प्रकार की जब विकृति हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य, वाचन वैकल्य। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन से बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो लिखने से संबंधित है, किसी प्रकार का विकृति हो रहा, परेशानी हो रहा, तो मतलब कि लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद है यहाँ पे वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, बोलने से संबंधित परेशानी होता है, वाचन से संबंधित विकृति हो जाती है। गणन वैकल्य मतलब गणितीय संबंधित तर्क करने में परेशानी होता है। और प्राक्सिया क्या होता है, डिस्प्राक्सिया यानी कि क्रिया वैकल्य। इसमें जो है किसी प्रकार का क्रिया करने में, हाव भाव करने में, मतलब कि लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद रखने में परेशानी होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। शिक्षिका क्या करती है, विद्यार्थियों को पर्चियों पर जो कुछ अधूरे अधूरे जो है वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। मतलब कि विद्यार्थियों को बोल रहा है कि प्रत्येक जो अधूरे अधूरे भाग है उसको सही भाग से जोड़ना है। तो कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य है। शिक्षिका जो क्लास में इस प्रकार का गतिविधि करा रही है तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है उसका। पहला है सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। बिल्कुल सही बात है। इससे जो है क्या होगा, बच्चा मतलब जो सही वाक्य विन्यास तैयार कैसे किया जाता है इस पर जो है वो बच्चा मतलब पकड़ बना लेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कराना उसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। शिक्षिका क्या करता है, अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद का जो है संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग को कहता है कि आप लोग सुनिए और उसको बढ़िया से जो है उसका अर्थ का ग्रहण कीजिए और समझिए। इसे क्या कहते हैं, इसे आप लोग क्या कहेंगे। पहला है अवबोधन कार्य, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य,
भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। तो इसमें जो है जो शिक्षिका है वह क्या बोल रही है कि इस अनुच्छेद को आप लोग बढ़िया से सुनिए, अर्थ ग्रहण कीजिए और मतलब अर्थ ग्रहण करने के लिए रिकॉर्डिंग सुनिए। तो इससे क्या है कि इससे जो है बच्चों को वह यह बताना चाह रही है कि इससे जो है वह अच्छे से जो उसका भावार्थ जान सके, यानी कि श्रवण कार्य के द्वारा सुन के उस चीज़ का भावार्थ को, अर्थ को अच्छे तरह से समझ पाए, इसलिए जो है शिक्षिका इस तरह का कार्यविधि अपना रही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो यही इसमें देखिए सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी होता। तो देखिए अगला फिर क्या है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है। मतलब एक प्रकार का गतिविधि है, पठन सामग्री को सुनना, पहले वह क्या करता सुनना, फिर उस पर जो है सुनने के बाद उस पर लिखेगा, फिर उसको क्या करेगा पठन सामग्री, फिर उसको पढ़ेगा, पुनः लिखेगा। तो इस तरह का यह विधि क्या कहलाएगा। श्रुतलेख, सुनी गई पाठ सामग्री को पुनः निर्मित करना, बिल्कुल सही बात है। पहले सुनना है, फिर उसमें लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। तो सुनी गई पाठ सामग्री को पुनः निर्मित करना, ये कार्यविधि का नाम आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। यानी कि मनुष्य में जो है भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है, तो यह किसने कहा था, वाइगोत्स्की साहब ने, पियाजे ने, या चॉम्स्की ने, या ब्रूनर ने। तो ये जो है चॉम्स्की महोदय ने बताए थे कि बच्चों में जो होते हैं, मनुष्यों में जो होते हैं भाषा अर्जन, भाषा सीखने की जो है अधिगम, वह जो है जन्मजात होती है। मतलब कि माता के गर्भ से ही यह क्रिया जो है आरंभ हो जाती है भाषा सीखने का। तो किसने बोला था, चॉम्स्की ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन, ये जो है समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें जो ध्वनि का अध्ययन जो है एक तरह से ध्वनि विज्ञान या एक्रोस्टिक्स के अंतर्गत ये आ जाता है। और सारे जो जितना 3 जो रेस्ट आर जो ऑप्शन बचा हुआ है, तो ये सारे जो है समाज भाषा जो है विज्ञान का हिस्सा, मतलब कि उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, उसके बाद देखिए आपका बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार, ये सारे समाज से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए क्या है, सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, ये सारे जो है आपका सामाजिक विज्ञान का हिस्सा के अंतर्गत आ जाता है। बट आपका बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन ये नहीं आएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। तर्क में क्या कहता है, मतलब इस तरह से एक तरह से आपका जो कथन जो है अभिकथन बिल्कुल ही सही बताया जा रहा है इसमें कि स्कूल में प्रवेश करने वाले जो बच्चे होते हैं उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, सही बात है। उसके बाद देखिए क्या तर्क में, भाषा और संस्कृति विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ, भी आपका जो है एक तरह से सही हो। दोनों ए और जो आपका तो है यानी कि ओ और तो है, तो दोनों सही है, लेकिन आपका सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि आपका जो है तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसको जो है मिलान करना है। तो इस कॉलम को आप लोगों को मिलान करना है, जैसे कि इमिग्रेशन फॉर्म भरना, किसी भी प्रकार का आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो आप लोग जो है सटीकता पर जो बिल्कुल ध्यान रखते हैं। मतलब एक का जो है तो एक का जो है एक हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे उसके बाद है एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देता है। एक व्यावसायिक मतलब कि बैठक है, उसमें यदि आप लोग प्रस्तुति देना है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, तो उसमें भी आप लोग जो है एक तरह से सटीकता पर ही ध्यान देंगे। तो दूसरा का भी आपका जो है 3 नंबर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका तीसरा में क्या है, तीसरा में है आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना। यदि कोई आपात स्थिति में उसके लिए यदि आपको मदद के लिए आपको पुकार रहा है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है 3 का क्या हो जाएगा
3 का आपका 2 में क्या है आपका प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वो मतलब कि किस क्या बोल रहा उस पर हम लोगों को मतलब कि ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद चौथा में क्या है, किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना। जब किसी पार्टी में आप लोग दोस्तों पर बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना, किस तरह की बातें हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो चौथा का आपका क्या हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा आपका क्या, एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं चौथा ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है 1 का आपका क्या हो जाएगा, 1 का आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 का 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 का 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन 2। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है, यानी कि भाषा को किस प्रकार सीखा जाता है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कौशल कौन सा होगा। कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषा प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो किसके माध्यम से बच्चे जो है अच्छे से भाषा कौशल का मतलब कि सीख पाएंगे, भाषा कौशल का विकास कर पाएगा। तो जब कक्षा में नाटक के द्वारा यदि उसे कुछ सिखाया जाए तो उससे जो है बच्चा में जो है भाषा कौशल जो है अच्छी तरह से वह आ जाएगा। तो कक्षा में नाटक के माध्यम से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। तो सृजनात्मक किसी भी चीज़ का सृजन करने के लिए, इसके विकास के लिए उपयुक्त अभ्यास क्या होगा। औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन, निबंध लेखन। तो ये जो अनौपचारिक लेखन जो है सबसे अधिक सृजनात्मक लेखन के विकास में मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा। तो अनौपचारिक लेखन में क्या होता है, अनौपचारिक लेखन में आपका जैसे निमंत्रण पत्र, शुभकामनाएं पत्र, विशेष मतलब कि अवसर पर जो लिखे गए पत्र होता है वह पत्र हो गया, डायरी या प्रविष्टि भी इसके अंतर्गत आ जाता है, संतावना या शोक संदेश पत्र। तो ये सारे पत्र जो है अनौपचारिक लेखन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह का यदि पत्रों का वह लिखने का अभ्यास करेगा तो उसमें जो सृजनात्मक लेखन का बिल्कुल ही विकास होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर मतलब कि 2 बिल्कुल अनौपचारिक लेखन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो बताना कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में कितना टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो उन 22 भाषाओं में यहाँ पे एक भाषा दिया गया है, अवधी, नागपुरी, बोडो, राजस्थानी। तो आप लोगों को पता होगा कि 22 भाषा के अंतर्गत बोडो को भी शामिल किया गया है। तो आपका जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा यानी कि बोडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपका जो है 22 भाषा है, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, ओडिसी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद हो जाएगा आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली। तो इस तरह से आपका जो टोटल जो है 22 भाषा। और 1992 में जो है आपका 1992 में आपका जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि नमक, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नमक से आ गया क्या, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद 2003 में भी जोड़ा गया था। तो 2003 में आपका जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली यानी कि 4 भाषा को जोड़ा गया था। ये बोडो जो आपका 2003 में जुड़ा था। तो 2003 में कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि बोडोमा से आप लोग याद रखेंगे, उससे पता चल जाएगा। और 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे बोडो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा के बारे में NCF 2005 कहती है कि बच्चों का जो अधिगम हो, कक्ष में पढ़ाई हो, तो वह मातृभाषा में होनी चाहिए। किस भाषा में, तो मातृभाषा में होनी चाहिए, ये NCF 2005 भी कहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। तो व्याकरण सीखने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगा, लेक्चरर विधि, आगमन विधि, निर्देशन विधि, वार्तालाप विधि। तो आगमन विधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगमन विधि में क्या होता है, तो एक होता है आगमन विधि। तो आगमन विधि के अंतर्गत जो है आपका पहले उदाहरण आ जाता है, उसके बाद नियम आता है। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण के साथ तब नियम के ओर हम लोग जाते हैं। तो इस तरह से आगमन विधि व्याकरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
उसके बाद है चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। तो आपको बताना है कि चॉम्स्की महोदय के अनुसार जो है भाषा अर्जन, भाषा सीखने का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्जात। अंतर्जात मतलब क्या होता है? अंतर्जात मतलब कि भाषा जो सीखने की जो कला होती है वह जो है जन्मजात मतलब कि ऑटोमेटिक उसमें रहता है, हर एक मनुष्यों में यह तरह मतलब कि यह पाया जाता है। तो इस तरह से अंतर्जात हो जाता है भाषा अर्जन का आधार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन को किए। तो बीच बीच में मतलब कि थोड़ा सा परेशानी हुआ है बोलने में, बट उसे आप लोग निगलेक्ट करके चलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार करके इसमें टाइपिंग है, तो इसलिए भी थोड़ा सा परेशानी हुआ है। तो चलिए आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।